आपका यहाँ पर आकर आपके H प्लस के साथ, जब ये H प्लस के साथ जुड़ता है तो आपका बना देता है NH4 प्लस NH3 सॉरी पॉजिटिव नहीं NH4 पॉजिटिव ये बना देता है अमोनियम जिसको हम कहते हैं। तो क्या अब आपका अमोनियम बनेगा? शाबाश बताइएगा जी, क्या आपका अमोनियम बनेगा? अगर आपका H प्लस जो है वो सक्रीट नहीं हो रहा तो आपका क्या अमोनियम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो H प्लस है वो तो आपकी बॉडी के अंदर ही है, सही है, ये तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा। तो ये अमोनियम बनने के लिए जरूरी था कि ये NH3 जो है ये H प्लस के साथ जुड़े। जब ये NH3 H प्लस के साथ जुड़ नहीं रहा तो आपका NH4 नहीं बनेगा, तो इसकी सक्रीशन सही तरह नहीं होगी, सही है। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि क्या एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, क्या वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगा? मतलब कि क्या वो आपकी किडनी के ट्यूब्यूल से सोडियम को ब्लड के अंदर लेकर जाएगा? क्या आपके ब्लड के अंदर से पोटेशियम और H प्लस को बाहर फेंकेगा? नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है। तो जब ये सारा काम ही नहीं कर रहा होगा तो इसके नतीजे में भी क्या होगा कि जनाब आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का H प्लस का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो रिजल्ट निकालते हैं वो क्या, उसके तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने ये कहना है कि जो इसका रिजल्ट है वो क्या होता है, मतलब कि दो चीजें होती हैं इसके कॉजेज के अंदर। कौन सी दो चीजें होती हैं? सही है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कौन से कॉजेज हैं, तो आप लोगों ने क्या कहना है? टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसके जो कॉजेज हैं वो कौन से हैं? आप लोगों ने कहना है कि टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के मेनली जो कॉजेज हैं वो दो हैं। कौन सा? नंबर 1 आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक हो गया, प्रोड्यूस नहीं हो रहा। नंबर 2 आपने कहना है कि एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा लेकिन रेजिस्टेंस है, उसके रिसेप्टर के पर रेजिस्टेंस है, एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस, आपने ये कहना है रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, रेजिस्टेंस आपने कहना है। अब देखें इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में एक ही काम होता है। कौन सा काम होता है? आपने सबसे पहले लिखना है कि इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि अगर ये यूरिन है, ठीक हो गया, और अगर ये ब्लड है, या अगर ये आपका क्या है, ब्लड है, ठीक है, ये यूरिन के अंदर से सोडियम को यहाँ पर लेकर जाता था, सोडियम को लेकर जाता था, और ब्लड के अंदर से जनाब आपका H प्लस और आपके पोटेशियम को बाहर फेंकता था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा, और अगर रेजिस्टेंस है तो भी नहीं होगा। तो क्या होगा? H प्लस और पोटेशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ये आपके ब्लड से यूरिन के अंदर आएगा नहीं। जब आपका लेवल बढ़ जाएगा तो जो पोटेशियम का लेवल होगा वो क्या होगा? आपने कहना बढ़ा हुआ होगा, हाइपरकलीमिया होगा। आपकी अगर पीएच पूछी जाएगी तो आपने कहना पीएच जो होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपका एसिड जो है वो आपके ब्लड के अंदर, एसिड जो है वो आपके यूरिन के अंदर नहीं जा रहा है, H प्लस आपके यूरिन के अंदर नहीं जा रहा। तो इस वजह से जो यूरिन की पीएच होगी वो आपकी क्या होगी? एक तरह की ज्यादा होगी, मतलब क्या होगी? एक तरह की बेस होगी, ठीक है, आपने कहना एक तरह की बेस होगी। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब NH3 के साथ क्या होता है, आपने कहना कि NH3 जो होता है वो जनाब आपका NH4 के साथ H प्लस के साथ कम मिलता है। जब वो कम मिलता है तो आपका NH4 प्लस जो होता है इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो एक तरह की कम होती है, ठीक हो गया, ये होगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉजेज क्या होते हैं कि ये किन किन बंदों के अंदर हो सकता है। देखिए मेरी बात को गौर करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बंदे जो कि जनाब ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस होने ही नहीं देती, उनके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता? थोड़ा सा सोचें, उनके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि जनाब आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट मेडिसिन लेते हैं, तो आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल ऐसे बंदे जिनके अंदर एल्डोस्टेरोन को पैदा करने वाली, कम पैदा करने वाली मेडिसिन हो, तो वो कौन सी होती हैं जो एल्डोस्टेरोन को कम पैदा करती हैं? थोड़ा सा तो एक बात आप लोगों को पता है कि एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता जो था उसका नाम होता था एंजियोटेंसिन। क्या होता था आपका? एंजियोटेंसिन 2। मतलब कि अगर आपको कोई बंदा पूछे कि एंजियोटेंसिन 2 को कौन प्रोड्यूस करवाता था तो वो होता था आपका, सॉरी, एल्डोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस करवाता था तो वो होता था एंजियोटेंसिन 2। यानी कि अगर हम बिल्कुल, ये टॉपिक भी हमने किया हुआ है फिजियो के अंदर लेकिन फुल डिटेल में सॉरी मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम ऐसी कोई मेडिसिन यूज करें जो एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करती हो, ठीक है, मतलब कि एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस ही ना होने दे, तो इसका मतलब एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसर नहीं होगा, ऐसे ही है। तो वो कौन सी मेडिसिन है? फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन ब्लॉकर। अगर किसी को एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक हो गया। तो ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो भी जनाब आपको प्रोड्यूस होने नहीं देती, ठीक है। तो आपने कहना है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल एसी इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स है, ठीक हो गया, ये जो मेडिसिन होती हैं वो आपके एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस होने नहीं देती, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन होती हैं जो कि डायरेक्ट आपके एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं होने देती, डायरेक्ट आपके एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं देती। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं जनाब आपके पोटेशियम स्प्रिंग डायोरेटिक्स। कौन सी होती है? आपके पोटेशियम स्प्रिंग डायोरेटिक्स। ये हम डायोरेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको हम फार्माकोलॉजी के अंदर, अभी बस आपको मेडिसिन का पता हो।
पोटेशियम स्प्रिंग डायोरेटिक्स, और इसमें जो आती है उसको हम कहते हैं आपका स्पाइरोनोलैक्टोन। क्या कहते हैं आपका? स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये होती है, ठीक है। तो ये मेडिसिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन आपके एक तरह के एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस ही नहीं होने देते। जब एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा। फाइनली खत्म हुआ। अब हम आते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 2 को हमने देख लिया, टाइप 4 को हमने देख लिया, टाइप 1 क्या पंगा इसका हम देख लेते हैं। तो देखें जी, टाइप 1 जो होती है ये बेसिकली आपके अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स का इश्यू होता है। क्या? जो आपके अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं ना, उसमें से H प्लस रिलीज नहीं होता। उसमें से क्या रिलीज नहीं होता? आपका H प्लस रिलीज नहीं होता। मतलब कि आपने कहना है कि जो आपका टाइप 1 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, टाइप 1 जो होता है उसमें से जनाब ये आपका इश्यू होता है अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स का। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स क्या काम करते थे। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो काम करते थे, ये H प्लस को रिलीज करवाते थे। कहाँ? आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये मैंने ऑलरेडी अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये H प्लस को क्या करवाते थे? आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर लेकर आते थे। मतलब कि ये यूरिन के अंदर लेकर आते थे। कहाँ लेकर आते थे? आपके यूरिन के अंदर लेकर आते थे। अब थोड़ा सा आप सोचिए, जब आपका H प्लस जो होगा वो यूरिन के अंदर नहीं आएगा, जब आपका H प्लस आपके यूरिन के अंदर नहीं आएगा, ठीक हो गया, तो आपका जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एक तरह का H प्लस का लेवल बढ़ जाएगा। जब आपके ब्लड के अंदर H प्लस का लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब क्या कि आपका ब्लड एसिड हो गया और आपका यूरिन क्या हो गया? बेस हो गया है। मैंने कहा था कि H प्लस जो होगा वो जहां पर होगा वो चीज एसिड वाली होगी और उसके ऑपोजिट वाली चीज जो होगी वो बेस होगी, ठीक है। तो अब आपका जो यूरिन होगा, यूरिन जो होगा वो क्या होगा? आपका एक तरह का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। दूसरी बात को थोड़ा सा आपने गौर करना है। देखें, जब आपका H प्लस जो होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, आपका एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है रिलीज होना। उस हार्मोन का नाम होता है एल्डोस्टेरोन। मैंने कहा था ना कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाने के लिए पोटेशियम होता है, H प्लस होता है, ये रिलीज करवाता होता है, ठीक है। यानी कि एल्डोस्टेरोन होता है। मुझे अब आपने बताना है इसमें एल्डोस्टेरोन सही काम कर रहा होगा या काम खराब करेगा? भाई इसके अंदर सही काम करेगा। जिसके अंदर काम खराब करता है वो टाइप 4 होती है। टाइप 1 के अंदर एल्डोस्टेरोन बिल्कुल वेल एंड गुड होता है, उसको किसी तरह का कोई मसला नहीं होता। तो आपने कहना है इसके अंदर एल्डोस्टेरोन सही होता है। तो एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ ना जरा, क्या होता है? शाबाश। एल्डोस्टेरोन नॉर्मल क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है वो नॉर्मल ये काम करता है कि जनाब आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स के पास जाता है, उधर से जनाब आपके ब्लड के अंदर से ब्लड के अंदर सोडियम डालता है, ठीक हो गया, और इसके नतीजे में जो H प्लस होता है उसको बाहर फेंकता है और पोटेशियम को बाहर फेंकता है। तो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। गौर करने की बात ये कि यार इश्यू जो है वो H प्लस का है, क्योंकि अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स सही तरह काम नहीं कर रहे। तो जो H प्लस होगा वो ब्लड यूरिन के अंदर नहीं जाएगा। जब आपका H प्लस यूरिन के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो सही तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन पोटेशियम तो जाएगा ना। तो जो आपका इस टाइप 1 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है उसमें जनाब आपका जो पोटेशियम का लेवल होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है? थोड़ा सा सोच के बताएं। शाबाश। जो पोटेशियम का लेवल होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है? शाबाश, जल्दी करें जी। आपका जो पोटेशियम का लेवल होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है? तो आप लोगों ने कहना है कि जो पोटेशियम का लेवल होता है वो ब्लड के अंदर कम होता है, ठीक हो गया। तो ब्लड के अंदर क्या हो गया? एक तरह का कम हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है कि इसके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल जो होता है वो यूरिन के अंदर ज्यादा आता है। हमने कोई डिसऑर्डर पढ़ा जिसमें मैंने बताया कि कैल्शियम का लेवल यूरिन के अंदर ज्यादा आता हो? टाइप 4 के अंदर हमने डिस्कस किया हो, टाइप 2 के अंदर हमने डिस्कस किया हो? हमने नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिस्कस किया। अब मेरी बात को, क्वेश्चन को गौर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पूछता है कि किडनी के स्टोन किसके अंदर बनते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? टाइप 4 होना चाहिए, टाइप 2 होना चाहिए, टाइप 1 होना चाहिए? शाबाश बताएं जी। किडनी के स्टोन किसके अंदर बनते हैं? आपके टाइप 1 के अंदर बनते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक तरह का स्टोन बनाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन हो कि मेनली बहुत ज्यादा जिसमें हड्डियां कमजोर होती हैं वो किसमें होती है? टाइप 1 में होती है, टाइप 2 में होती है? तो आप लोग क्या बताओगे? ये टाइप 4 के अंदर होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? टाइप 1 के अंदर ज्यादा हड्डियां कमजोर होती हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम इसके अंदर यूरिन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। टाइप 4 के अंदर भी होता है, टाइप 4 के अंदर भी बिल्कुल फास्फेट जो होता है वो जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फेंकोनी सिंड्रोम के अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए हड्डियां ज्यादा कमजोर किसके अंदर होती है, तो आपने बताना टाइप 1, क्योंकि कैल्शियम जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ फाइनल रिजल्ट की तरफ और एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो ये वाले जो पॉइंट है ना वो किसी बच्चे को नहीं भूलने चाहिए। ये अभी जो मैं पॉइंट लिखने लगा हूँ ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। ये आप इस तरह कह सकते हो ये की पॉइंट्स है। जिस बच्चे को ये की पॉइंट्स आते होंगे उसको ये टॉपिक सारे का सारा आता है। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। कौन से हैं जी की पॉइंट्स? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जनाब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपकी एक तरह की टाइप 4 है। चलो मैं टाइप 4 से शुरू करता हूँ, ठीक है। टाइप 4 से शुरू करता हूँ। मुझे अब आप लोगों ने एक बात बताई है कि जो टाइप 4 होती थी उसके अंदर जो पोटेशियम था उसका लेवल क्या था? शाबाश। पोटेशियम का लेवल आपके यूरिन के अंदर ज्यादा था या कम था?
जो टाइप 4 थी, या ब्लड बॉडी के अंदर उसका लेवल बढ़ता था या ज़्यादा कम होता था? टाइप 4 के अंदर पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता था कि कम होता था? पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर ब्लड ज़्यादा पोटेशियम का लेवल टाइप 4 के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता था? सोच के दोबारा एक तरह का ज़्यादा होता था, वेरी गुड। क्या होता था? ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि हमको पता है टाइप 4 वो होती थी जिसमें जनाब आपका एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा होता था। एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस होती थी। तो इस वजह से पोटेशियम का लेवल जो ब्लड के अंदर क्या होता था आपका एक तरह का ज़्यादा होता था। यानी कि बॉडी के अंदर क्या होता था आपका एक तरह का ज़्यादा होता था। ठीक है? मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इधर बिल्कुल सामने लिख देता हूँ ताकि ईज़िली क्या है आपको पता है कि सोडियम जो होता है वो आपके ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है? और ब्लड के अंदर से जो होता है वो H+ जो होता है और क्या होता है आपका पोटेशियम बाहर निकलता है। लेकिन मसला ये है इसके अंदर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता ही नहीं है जिसके वजह से आपका ब्लड के अंदर H+ का लेवल और पोटेशियम का लेवल दोनों का बढ़ जाता है। जब आपका पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि टाइप 4 के अंदर लेवल बढ़ जाता था। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपकी जो यूरिन की पीएच होती है वो ज्यादा होती है या कम होती है? जो यूरिन की पीएच होती है, शाबाश, यूरिन पीएच टाइप 4 के अंदर ज्यादा होगी या कम होगी? टाइप 4 के अंदर यूरिन की पीएच कम होगी। क्यों? क्योंकि H+ आपके ब्लड के अंदर, ये देखें ये ब्लड का ये वाला ये निशान है, ब्लड के अंदर है। तो जब आपके ब्लड के अंदर H+ ज्यादा है तो एसिड आपके ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो पीएच क्या होगी आपकी एक तरह की ज्यादा होगी। पीएच क्या होगी एक तरह की ज्यादा होगी यानी कि बेस होगी। ठीक है? अब मेरी बात को आगे आपने थोड़ा सा देखना है कि इसके अंदर जो आपका कैल्शियम का लेवल होगा वो आपके कम होगा या ज्यादा होगा? बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा आपने कहना है, लेकिन यूरिन के अंदर कम होगा। ठीक है? यूरिन के अंदर क्या होगा एक तरह का कम होगा। ठीक है? तो ये आपने कहना है कि ये टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। इसमें जो कॉजेज है वो एल्डोस्टेरोन के रिलेटेड होते हैं, बाकी कोई नहीं। ये चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या है? फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जनाब आपका कौन सा रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको मैं भी लिख देता हूँ कि ये जनाब आपका रहता है टाइप 2। कौन सा? टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में होता था, देखिए टाइप 2 के अंदर क्या होता था? टाइप 2 के अंदर होता था आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पर इश्यू था। जब आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इश्यू था, यहाँ पर SO3 नेगेटिव जो होता था वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता था। ठीक है? जिसकी वजह से आपका यूरिन जो होता था और पोटेशियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता था, जिसकी वजह से पोटेशियम आपके कहाँ जाता था? यूरिन के अंदर आता था, और H+ आपका कहाँ था? आपके यूरिन के अंदर आता था। अब HCO3 नेगेटिव यूरिन के अंदर और पोटेशियम आपके यूरिन के अंदर है, मतलब क्या है कि आपके जो पीएच है यूरिन की वो क्या बेस है, आपने कहना है स्टार्टिंग बेस है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना है पोटेशियम का लेवल क्या होता है आपके बॉडी के अंदर कम हो जाता है क्योंकि वो यूरिन के अंदर ज्यादा जाता है। लेकिन आपने कहना है कि एंड पर थोड़ा सा काम इस तरह खराब होता है कि आपके अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स जो होते हैं वो H+ को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बाद में क्या हो जाती है आपकी एसिड होना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये आपने बताना है। उसके बाद आपने कहना है कि कैल्शियम इसके अंदर भी क्या होता है एक तरह का कम होता है, लेकिन आपने कहना है कि सम टाइम अगर ये फिनकोनी सिंड्रोम की वजह से हो रही है तो इसके अंदर फास्फेट का लेवल क्या होता है वो कम हो जाता है। जब फास्फेट का लेवल कम हो जाता है तो बोन्स क्या होती है आपकी वीक होती है। ठीक है? बोन्स वीक होती है। नंबर 1 रेनल ट्यूबुलोसिस टाइप 1, RTA1 की तरफ हम आ जाते हैं, टाइप 1 की तरफ आ जाते हैं। RTA1 इसके अंदर क्या होता है? आपको पता है कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के अंदर आपके अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स काम नहीं करते, और जब आपके अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स काम नहीं करते तो आपकी बॉडी के अंदर से H+ जो होगा वो आपका बाहर नहीं निकलेगा। जब आपका H+ बाहर नहीं निकलेगा तो H+ आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो मतलब कि जब आपका H+ आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया तो यूरिन क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो सबसे पहले आपने जो बेस कहना है वो क्या आपका यूरिन है, बेस। ठीक है? नंबर 1। और पोटेशियम का क्या कहना है? आपने कहना है पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका H+ आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो इसके नतीजे में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसके नतीजे में जो पोटेशियम होता है वो जनाब आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो जनाब आपके पोटेशियम को बाहर फेंकता है। समझ आ रही है? तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा आपका एक तरह का कम होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है और रीनल स्टोन बनाता है। ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आप लोगों ने ये बात बतानी है, ऐसा कौन सा ट्यूबुलर एसिडोसिस है जो कि जनाब आपका एल्डोस्टेरोन के रिलेटेड होता है? शाबाश। ऐसा कौन सी टाइप है ट्यूबुलर एसिडोसिस की जो कि एल्डोस्टेरोन के रिलेटेड होती है? टाइप 4, वेरी गुड। ऐसा कौन सा एसिडोसिस है जो कि जनाब आपके फेनकोनी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है? ऐसा कौन सा जो कि आपके फेनकोनी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है? शाबाश, जल्दी करें। आपका टाइप 2। ऐसा कौन सा है आपका जिसके अंदर जनाब आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ता है? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर आपके पोटेशियम का लेवल बढ़ता है? पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, टाइप 4, नॉट टाइप 1। पोटेशियम का लेवल आपके टाइप 4 के अंदर बढ़ता होता है। ऐसा कौन सा एसिडोसिस है जिसके अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ता है? ऐसा कौन सा एसिडोसिस है जिसके अंदर जनाब आपके रेनल स्टोन बनते हैं? फॉर एग्जांपल टाइप 1, गुड, वेरी गुड हो गया। ठीक है? तो ये एमसीक्यूज बिल्कुल इसी तरह आएंगे, थोड़ी सी स्टेटमेंट के आगे आगे पीछे बातें होंगी, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये चीजें आपने लाजमी, ये वाला जो डब्बा है ना ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है? बाकी कुछ याद हो या ना हो। ठीक है? अब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम आगे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। शाबाश।